कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन सिंड्रोम जो कॉज करता है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। हम ज़्यादातर कॉन सिंड्रोम को एक बड़ी हेडिंग मानते हैं, बट असल में प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म एक बड़ी हेडिंग है जिसका एक कारण होता है कॉन सिंड्रोम। तो हम प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के बाकी कॉजेज भी देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तो जो प्राइमरी है उसमें क्या होता है, रेनिन बॉडी में कम होता है बट उसके बावजूद भी एल्डोस्टेरोन बॉडी में बढ़ा हुआ है। अब इसके क्या कॉजेज हैं? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट कॉमन इसमें होता है बाइलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, यानी कि दोनों तरफ के एड्रिनल ग्लैंड्स का हाइपरप्लेजिया हो जाना, यानी कि नंबर इंक्रीज हो जाना। ये 60% केसेस में ये होता है। सेकंड होता है एड्रिनल एडिनोमा जिसको हम कॉन सिंड्रोम बोलते हैं। ये केवल 30% केसेस में है। तो आप देख सकते हैं कॉन सिंड्रोम इतना कॉमन नहीं है जितना ये है। अब थर्ड इसमें आता है फेमिलियल, उसी में से एक है GSH। यहाँ पे मैंने बाकी टाइप्स लिखी हुई हैं फेमिलियल की। फेमिलियल होते हैं 4 टाइप्स के। टाइप 1 GSH यानी कि ग्लूकोकॉइड सप्रेसिबल हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ये होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था एक नीट में। और टाइप 2 जो होता है वो है CICN2 म्यूटेशन की वजह से। ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है फेमिलियल हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का। ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। टाइप 3 और 4 पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया बट इनकी म्यूटेशंस मैंने यहाँ लिखी है, KCNJ5 एंड CACNA1H म्यूटेशन। सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के कॉजेज देखते हैं। सेकेंडरी मतलब एल्डोस्टेरोन खुद से इंक्रीज नहीं होना चाहता, पर वो इंक्रीज किस वजह से हो रहा है? रेनिन के स्टिमुलेशन की वजह से। यानी कि बॉडी में रेनिन इंक्रीज हो रहा है, तो वो किस वजह से इंक्रीज होता है? एक तो इनएडिक्वेट रीनल परफ्यूजन, वो किस किस केसेस में होता है? डायूरेटिक थेरेपी में, कार्डियक फेलियर, लीवर फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। मतलब जिन कंडीशंस की वजह से किडनी तक कम ब्लड पहुंचेगा वो सब कॉजेस करेंगे रेनिन का सिक्रीशन। सेकेंडली, अगर एक ट्यूमर हो जाए जो कि रेनिन सिक्रीट कर रहा हो, हमने प्राइमरी में क्या देखा कि एल्डोस्टेरोन कराने का ट्यूमर बन गया एड्रिनल ग्लैंड में, ठीक है, जो कि होता है कॉन सिंड्रोम। तो सेकेंडरी में क्या हो जा रहा है? रेनिन सिक्रेटिंग ट्यूमर। अब कॉन सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। जो भी कोज था जिसने एल्डोस्टेरोन को बढ़ाया, अब एट द एंड क्या हो रहा है? एल्डोस्टेरोन हमारे कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट के पी सेल में आता है और उसके साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर होता है सेल के, उस पर जाके बाइंड करता है, क्योंकि ये हार्मोन है। और ये कहाँ जाके बाइंड कर रहा है? अपने रिसेप्टर पे जो कि साइटोप्लाज्म में है। इससे बाइंड करने के बाद ये AIP बनाता है। AIP क्या है? एल्डोस्टेरोन इंड्यूसिंग प्रोटीन। और AIP रेगुलेट करता है इन चैनल्स को, जिसको हम बोलते हैं ENaC यानी कि एपिथेलियल सोडियम चैनल्स। इनका काम होता है यूरिन में से सोडियम को ब्लड में पुश करना और उसके जगह पे पोटेशियम या H+ को यूरिन में एक्सक्रीट करना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? सॉल्ट और वाटर रिटेंशन होता है हमारे ब्लड में, जो कॉज करता है हाइपरटेंशन। और ज़्यादातर जो हाइपरटेंशन है इसमें डायस्टोलिक देखने को मिलता है। अब पोटेशियम बाहर निकल रहा है यूरिन में, तो ब्लड में पोटेशियम कम होगा यानी कि हाइपोकैलेमिया। और H+ भी बाहर निकलता है जो कॉज करता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो ये हमारा कॉन सिंड्रोम का ट्रायड होता है। ये इस बार के आईनेसेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था कि कॉन सिंड्रोम में कौन सा फीचर नहीं देखा जाता। तो हाइपरटेंशन वहाँ पे दिया हुआ था, हाइपोकैलेमिया दिया हुआ था, एल्कलोसिस दिया हुआ था। तो ये तीनों देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम आते हैं कॉन सिंड्रोम की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे। पेशेंट हमारे पास किस तरीके से प्रेजेंट करेगा? तो पेशेंट चीफ कंप्लेन के साथ आता है मेनली मसल वीकनेस और फटीग का। हाइपरटेंशन तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उसका पल्स भी चेक करते हैं, BP भी चेक करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का BP रेज्ड है। तो पेशेंट मेनली कंप्लेन लेके आता है मसल वीकनेस और फटीग की, यानी कि लॉस ऑफ पावर। ये किस वजह से होता है? हाइपोकैलेमिया की वजह से। सेकेंडली, पेशेंट टेटेनी की कंप्लेन बोलता है, यानी कि फ्रीक्वेंट ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती है। ये होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की वजह से। और ये दोनों हमने अभी देखे थे इसके पैथोफिजियोलॉजी में। अब जो हमारी एंडोक्राइन सोसाइटी है वो क्या बोलती है कि कोई भी अगर नया पेशेंट डायग्नोज हो रहा है हाइपरटेंशन से, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज हमें उसकी प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए। या फिर कोई पुराना हाइपरटेंशन का पेशेंट है और उसको टारगेट ऑर्गन डैमेज या फिर एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है, तो हम मानते हैं कि उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन के मेनली रीनल कोज होता है या एंडोक्राइन कोज होता है। और एंडोक्राइन में कौन सा है हमारा? प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। अब टारगेट ऑर्गन डैमेज हम कब बोलते हैं? हम उसमें फंडस एग्जामिनेशन करते हैं रेटिना देखने के लिए,
उसमें हमें कुछ लीजन्स मिल सकते हैं। सेकेंडली इकोकार्डियोग्राफी करते हैं LVH के फीचर देखने के लिए। थर्ड रीनल फंक्शन टेस्ट या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया, यानी कि यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है कितना 30 to 300 ये वैल्यू होती है। और लास्टली इंक्रीज्ड सेंट्रल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये चारों क्राइटेरियाज होते हैं टारगेट ऑर्गन डैमेज के। अब इन पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, यूरिनरी पोटेशियम चेक करते हैं। ऑफ कोर्स वो हमको हाई मिलेगा क्योंकि लॉस हो रहा है, और ब्लड में हाइपोकैलीमिया मिलेगा। अब इसके बाद हम इनका पीएच चेक करते हैं। ये एक तरीके से अप्रोच है कि हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है तो हमें उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो हमने यूरिनरी पोटेशियम चेक किया, फिर हमें हाइपोकैलीमिया मिला, फिर हम एबीजी करते हैं। अब एबीजी अगर लेस हुआ पेशेंट का, यानी कि पेशेंट को क्या है एसिडोसिस, ठीक है, तो ये हमारा किस तरफ चल जाएगा, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की तरफ। हम इसे डायग्नोस और इसे मतलब इसकी तरफ जाएंगे डायग्नोसिस बना के। बट अगर एबीजी में पीएच हमें बढ़ा हुआ मिला 7.44 से ज़्यादा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, एक्वायर्ड में होता है कुशिंग सिंड्रोम और प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, और इनहेरिटेड में होता है AME यानी कि एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस, ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। GSH मैंने आपको पहले कॉजेज में बता दिया था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सप्रेसिबल हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और लिडल सिंड्रोम। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी पेशेंट को लेके जो ये कंप्लेंट्स लेके आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट, हम पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशंस के लिए सबसे पहले हम उसका स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग हम करते हैं PAC मेजर करके और PRA मेजर करके। हम पेशेंट का अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेंगे, उसमें प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन कंसंट्रेशन चेक कर देंगे। अगर मोर देन 10 नैनोग्राम पर DL हुआ तो स्क्रीनिंग पॉजिटिव है, या फिर प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी अगर हमें लेस देन 1 नैनोग्राम पर ml पर आवर मिली तो भी स्क्रीनिंग पॉजिटिव है। स्क्रीनिंग पॉजिटिव है तो हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, सेलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को 2 लीटर्स NS इन्फ्यूज़ करेंगे ओवर 4 आवर्स ऑफ पीरियड। फिर दोबारा हम PAC चेक करते हैं। अब हमने पेशेंट को फ्लूइड दे दिया है तो एल्डोस्टेरोन बॉडी में कम हो जाना चाहिए, बट अगर वो नहीं हो रहा तो हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट भी पॉजिटिव आया। उसके बाद हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो कि है CT एब्डोमेन। उसमें हम एड्रिनल ग्लैंड को चेक करते हैं, या तो हमें दोनों तरफ के ग्लैंड में हाइपरप्लेजिया मिल सकता है या फिर यूनिलैटरल एडिनोमा मिल सकता है। इसमें मैं लास्ट आपको बताना चाहता हूँ, स्क्रीनिंग के लिए पहले जो हम यूज़ करते थे वो था एल्डोस्टेरोन अपॉन रेनिन रेशो यानी कि ARR। अब इसको यूज़ नहीं करते, अब PAC और PRA यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट को देखने के लिए हम देखते हैं पेशेंट की एज क्या है। अगर पेशेंट की एज लेस देन 35 ईयर्स है विथ यूनिलेटरल एडिनोमा जिसका साइज है 1 to 2 सेंटीमीटर एडिनोमा का और लीजन हाइपोडेंस हो, तो हम उसमें यूनिलेटरल एड्रेनलेक्टमी करते हैं। इससे पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें पेशेंट को 35 ईयर्स मतलब एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है विद यूनिलेटरल एडिनोमा, या पेशेंट को बायलेटरल हाइपरप्लेजिया हो, तो हम उस केस में क्या करते हैं, चेक करते हैं लेटरलाइजेशन के लिए। लेटरलाइजेशन से मेरा मतलब है अब दोनों तरफ के ग्लैंड्स एक्टिव हैं, हम चेक करते हैं कौन से साइड का ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव है। तो उसके लिए हम दोनों साइड के एड्रिनल वेन्स में कैथेटराइजेशन करते हैं। हमने कैथेटराइजेशन की, लेफ्ट में भी की, राइट में भी की। फिर एल्डोस्टेरोन इज टू कोर्टिसोल का रेशो निकालते हैं हम लोग। अगर रेशो मोर देन 4:1 हुआ तो इसका मतलब हमें जिस साइड का रेशो ज़्यादा आया है उस तरफ की एड्रेनलेक्टमी हमें करनी है, क्योंकि वो वाला ग्लैंड ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर रेशो लेस देन 4.1 आता है दोनों साइड ही, तो हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देंगे पेशेंट को, हम उसे ड्रग्स देते हैं और बोलते हैं कि सोल्ट रेस्ट्रिक्शन करें, यानी कि कम नमक वाली डाइट खाए। तो ड्रग्स कौन सी देते हैं हम, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स जो कि होती है स्पाइरोनोलैक्टोन, एप्लेरेनॉन और फिनेरेनॉन। फर्स्ट लाइन हमारी स्पाइरोनोलैक्टोन रहती है जो कि हम स्टार्ट करते हैं 12.5 mg BD के डोजिंग से। तो इसी के साथ हमने कॉन सिंड्रोम के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।